नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। डेली एमसीक्यू और क्लास के अंतर्गत आज की क्लास में हम लोग लगभग 25 बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यह प्रश्न आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा जैसे टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, केबीएस, एनबीएस, जीआईसी, एलटी एवं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड एग्जाम, पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम तथा बीपीएससी 3.0 एग्जाम तथा बीपीएससी 3.4 एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न एग्जाम में मिलने की संभावना है। तो क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की क्लास में क्या क्या क्वेश्चन है। 1 नंबर क्वेश्चन क्या है? प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की घोषणा पीएम प्रधानमंत्री द्वारा की गई थी, किस वर्ष की गई? या डेट पूछी गई है, किस डेट को की गई? तो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 22 जनवरी 2024 को की गई। तो 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का भी कार्यक्रम था। उसी कार्यक्रम से वापस जाने के बाद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का घोषणा की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक का जो है सी। अगला 2 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत कितने घरों पर रूफटॉप सोलर स्थापित करने का लक्ष्य योजना के तहत निर्धारित किया गया है? तो इसमें 1 करोड़ हो जाएगा। 1 करोड़ जो है घरों पर सौर ऊर्जा लगाने का लक्ष्य रखा गया है। 2 का सही आंसर ए है। अगला 3 नंबर क्वेश्चन, किस बाजार में AR वक्र एक्स अक्ष के समांतर होता है? तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में AR वक्र जो है एक्स अक्ष के समांतर होता है। मांग की लोच, आड़ी लोच जो है अनंत होती है और क्रेताओं विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है। फर्मों द्वारा जो है वस्तुओं का मूल्य निर्धारित किया जाता है तथा MRTS जो है वह 1 होती है और क्रेता एवं विक्रेता को बाजार की पूर्ण जानकारी होती है तथा वस्तुओं का बहिर्गमन एवं प्रवेश जो है स्वतंत्र होता है और वस्तुएं जो हैं समरूप वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। समरूप वस्तुओं का उत्पादन एकाधिकार पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में किया जाता है। इसके अलावा पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्में जो हैं संसाधनों का पूर्ण विदोहन कर ले जाती हैं तथा उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनों का कल्याण अधिकतम होता है। और परफेक्ट कंपटीशन में परफेक्ट कंपटीशन में अल्पकाल में फर्म को सामान्य लाभ, असामान्य लाभ एवं हानि का सामना करना पड़ता है एवं दीर्घकाल में सिर्फ सामान्य लाभ प्राप्त होता है। सामान्य लाभ इसलिए प्राप्त होता है क्योंकि फर्मों का प्रवेश एवं बहिर्गमन स्वतंत्र होता है। असामान्य लाभ को देखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा फर्में मार्केट में प्रवेश कर जाती हैं, जिससे क्या होता है कि फर्मों का लाभ जो है बढ़ जाता है, लागत बढ़ जाती है तो लाभ जो है बढ़ जाता है। इसलिए सामान्य लाभ दीर्घकाल में फर्मों को प्राप्त होता है। तो यहाँ पूर्ण प्रतियोगिता के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। अगला क्वेश्चन है क्या है? 4 नंबर क्वेश्चन, विदेशी विनिमय दर निर्धारण का सर्वाधिक पुराना सिद्धांत कौन सा है? लेखांकन दर सिद्धांत, भुगतान संतुलन सिद्धांत, टंकण मूल्य समता सिद्धांत, क्रय शक्ति समता सिद्धांत। तो विदेशी विनिमय दर निर्धारण का सर्वाधिक पुराना सिद्धांत जो है टंकण मूल्य समता सिद्धांत है। 4 का सही आंसर सी है। अगला 5 नंबर क्वेश्चन, क्रय शक्ति समता सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। क्रय शक्ति समता सिद्धांत का प्रतिपादन जो है गुस्ताव कौशल द्वारा किया गया था। ये सही है 5 का। अगला 6 नंबर क्वेश्चन, विदेशी विनिमय अधिनियम कब पारित किया गया? तो विदेशी विनिमय अधिनियम जो है 1973 में पारित किया गया था। 6 का सही आंसर सी है। अगला 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 7 नंबर क्वेश्चन है, जितनी चादर हो उसके अनुसार पैर फैलाने चाहिए। यह नियम किस संदर्भ में कहा गया है? निजी वित्त, सार्वजनिक वित्त, ए था बी दोनों, ना ए ना बी। तो जितनी चादर हो उसके अनुसार पैर फैलाना चाहिए, यह जो है सार्वजनिक वित्त के संबंध में उक्त कही गई है। 7 का सही आंसर बी है। अगला 8 नंबर, निजी वित्त एवं लोक वित्त में क्या अंतर है? मौलिक अंतर है, केवल मात्रात्मक अंतर है, ना मौलिक ना मात्रात्मक। ए था बी दोनों सही। तो निजी वित्त तथा लोक वित्त में जो अंतर है वह मात्रात्मक अंतर है, केवल मात्रात्मक अंतर है। 8 का सही आंसर बी है। अगला 9 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन राजस्व के महत्व के संबंध में उपयुक्त है? साधनों का आवंटन, आय एवं संपत्ति के वितरण में समानता, उत्पादन एवं रोजगार में वृद्धि करना, उपरोक्त सभी। तो राजस्व के महत्व के संबंध में जो है सभी बातें सही हैं। संसाधनों का आवंटन भी राजस्व के माध्यम से किया जा सकता है। आय एवं संपत्ति के वितरण में समानता भी देखी जाती है। उत्पादन एवं रोजगार में वृद्धि करना भी राजस्व का उद्देश्य हो सकता है। तो सभी सही हैं, उपरोक्त सभी सही हैं। 9 का सही आंसर डी है। अगला 10 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस वस्तु की सीमांत उत्पादन लागत शून्य हो सकती है? सार्वजनिक वस्तु की,
सर्व हितकारी वस्तु की, निजी वस्तु की, ए तथा बी दोनों वस्तु की। तो किस वस्तु की सीमांत उत्पादन लागत शून्य हो सकती है? तो इसमें जो है सार्वजनिक वस्तु तथा सर्वहितकारी वस्तु दोनों वस्तुओं की सीमांत उत्पादन लागत शून्य हो सकती है। ए तथा बी दोनों आंसर सही हैं इसके। 10 नंबर क्वेश्चन के अगला 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्न में कौन सी सार्वजनिक वस्तु है? थिएटर, सड़क पर बना पुल, टैक्सी, रेल। तो सड़क पर बना पुल जो है वह सार्वजनिक वस्तु है, बाकी थिएटर, टैक्सी ये निजी वस्तुएं हो जाएंगी, और सड़क पर बना पुल जो है यह सार्वजनिक वस्तु का एग्जाम्पल है। 11 का सही आंसर बी है। अगला 12 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सी निजी वस्तु है? बाह्य आक्रमणों से देश की सुरक्षा। तो देश की सुरक्षा किसी देश की सरकार द्वारा की जाती है, तो यह सार्वजनिक वस्तु हो जाएगी। दूरदर्शन भी सार्वजनिक हो जाएगा, आकाशवाणी भी सार्वजनिक हो जाएगा। बाकी रेडीमेड शर्ट जो है यह निजी वस्तु है। निजी वस्तु का मतलब होता है कि निजी वस्तु जब किसी व्यक्ति की होती है तो इसको दूसरे के उपभोग से वंचित किया जा सकता है। दूसरा कोई व्यक्ति नहीं उपभोग कर सकता है, जिसकी है वह व्यक्ति ही उपभोग करता है। और सार्वजनिक वस्तु में कोई भी व्यक्ति उपभोग कर सकता है, चाहे मूल्य दे रहा है या नहीं दे रहा है। अपवर्जन का सिद्धांत लागू नहीं है, लेकिन निजी वस्तु के संदर्भ में अपवर्जन का सिद्धांत लागू है। निजी वस्तु के संदर्भ में प्रतियोगिता देखने को मिलती है, और सार्वजनिक वस्तु के संदर्भ में किसी प्रकार की प्रतियोगिता देखने को नहीं मिलती है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन। क्या है 13 नंबर क्वेश्चन? सर्वहितकारी वस्तु में निम्न में कौन सा गुण होता है? सर्वहितकारी वस्तु में कौन सा गुण होता है? ऑप्शन ए, इसमें अपवर्जन का सिद्धांत लागू होता है। बी, इनका उपयोग वही कर सकता है जो इनकी कीमत अदा करने की स्थिति में होता है। सी, इनका उत्पादन निजी क्षेत्र द्वारा ही किया जाता है। और डी, इनमें इनके उपभोक्ता और गैर उपभोक्ता दोनों ही लाभान्वित होते हैं। तो सर्वहितकारी वस्तु में इनके उपभोक्ता और गैर उपभोक्ता दोनों लाभान्वित होते हैं। डी ऑप्शन सही है 13 का। अगला 14 नंबर क्वेश्चन क्या है? 14 नंबर क्वेश्चन में निम्न में कौन सी सर्वहितकारी वस्तु है? प्राथमिक विद्यालय, रेस्टोरेंट, रेलगाड़ी, उपरोक्त सभी। तो इसमें जो है प्राथमिक विद्यालय सर्वहितकारी वस्तु का एग्जाम्पल है। 14 का सही आंसर ए है। अगला 15 नंबर क्वेश्चन, निम्न में किसे निजी वस्तु कहा जा सकता है? तो किसे निजी वस्तु कहा जा सकता है मतलब विशेषता इसमें जानना है जिनमें अपवर्जन का नियम लागू होता है। मतलब निजी वस्तु में अपवर्जन का मतलब अलगाव का नियम लागू होता है। ठीक है। 2 में बी में क्या दिया गया है? जिनकी सीमांत लागत बहुत ऊंची है, यह भी सही है। सीमांत लागत भी ऊंची होती है, और उत्पत्ति का पैमाना बढ़ने पर उनकी औसत लागत में वृद्धि होती है, यह भी सही है। तो 15 का सही आंसर उपरोक्त सभी है, डी है सही है। अगला 16 नंबर क्वेश्चन क्या है? 16 नंबर क्वेश्चन, सार्वजनिक वस्तुओं में निम्न में कौन सी विशेषता नहीं होती है? इनका उपयोग बिना किसी भेदभाव के सभी व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, यह है सार्वजनिक वस्तु की विशेषता। नहीं पूछा गया है। इन वस्तुओं की निजी सीमांत उत्पादन लागत तथा सामाजिक सीमांत उत्पादन लागत में अंतर होता है। निजी सीमांत उत्पादन लागत तथा सामाजिक सीमांत उत्पादन लागत में अंतर होता है, यह भी सही है। बी भी सही है। सी में क्या है? इनकी सीमांत लागत शून्य होती है। तो सार्वजनिक वस्तुओं की सीमांत लागत शून्य होती है, यह भी सही है। अगला डी नंबर क्वेश्चन क्या है? ऑप्शन क्या है? इनका उत्पादन एवं वितरण बाजार के शक्ति के अंतर्गत किया जाता है। तो हाँ, इनका उत्पादन एवं वितरण बाजार की शक्ति के अंतर्गत नहीं किया जाता है। तो इसका सही आंसर जो है डी है, क्योंकि गलत पूछा गया है और यही गलत है। तो 16 का सही आंसर डी है। अगला 17 नंबर क्वेश्चन, अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत की व्याख्या की मार्शल ने, डाल्टन ने, एडम स्मिथ ने, पिगू ने। तो अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत की व्याख्या डाल्टन द्वारा की गई थी, बी सही है। 17 का 18 नंबर, एडोल्फ वैगनर थे किस देश के अर्थशास्त्री थे? स्वीडिश, फ्रेंच, जर्मन, अमेरिकी अर्थशास्त्री। तो एडोल्फ वैगनर जो है जर्मनी के अर्थशास्त्री थे, जर्मन अर्थशास्त्री थे। 18 का सही आंसर सी है। 19 वैगनर का सिद्धांत संबंधित है। तो वैगनर का सिद्धांत जो है सार्वजनिक व्यय में वृद्धि से संबंधित है। पिकाक का राज्य की बढ़ती हुई क्रियाओं से संबंध रखता है। तो
सार्वजनिक व्यय के संबंध में वृद्धि से जो है वैगनर का सिद्धांत संबंध रखता है, इसलिए 19 का सही आंसर डी है। ऋणजाल से संबंध नहीं रखते हैं वैगनर, राजकोषीय नीति से नहीं और करारोपण से नहीं, तो यही डी सही हो जाएगा 19 का। अगला 20 नंबर क्वेश्चन है, वह सरकार अच्छी है जो न्यूनतम सार्वजनिक व्यय करती है, कथन किसका है? तो वह सरकार अच्छी है जो न्यूनतम सार्वजनिक व्यय करती है, मतलब सार्वजनिक व्यय को कम करने के पक्ष में क्लासिकल अर्थशास्त्री थे, और इन अर्थशास्त्रियों में क्लासिकल अर्थशास्त्री में एडम स्मिथ हैं, तो यह कथन एडम स्मिथ का ही हो सकता है। तो इसका सही आंसर 20 का ए है कि वह सरकार अच्छी है जो न्यूनतम सार्वजनिक व्यय करती है, ए ऑप्शन सही है। अगला 21 नंबर क्वेश्चन, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री सार्वजनिक व्यय को न्यूनतम करने के पक्षधर थे, अधिकतम करने के पक्षधर थे, स्थिर करने के पक्षधर थे, कोई नहीं। तो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री सार्वजनिक व्यय को कम करने या न्यूनतम करने के पक्षधर थे, 21 का सही आंसर ए है। अगला 22 नंबर क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 नवंबर 2023 को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के 81.35 करोड़ लाभार्थियों को निःशुल्क खाद्य वितरण की अवधि को कब तक बढ़ा दिया है? 31 मार्च 2025, 31 मार्च 2026, 31 मार्च 2028, 31 मार्च 2029। तो जो खाद्यान्न मिल रहा है इसको बढ़ाकर 31 मार्च 2028 तक कर दिया गया है। 22 का सही आंसर सी है।